हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की मनी इन बैंकिंग सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे कि भाई ये गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। The gold exchange standard के लिए कहा जा रहा है कि this system was developed in the 19th century, though India and certain other countries came to adopt it in the first quarter of 20th century। कहा ही जाता है कि जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड है इसे 19वीं शताब्दी यानी 19th सेंचुरी में डेवलप कर दिया गया था, लेकिन भारत और कुछ अन्य देशों ने इसे अडॉप्ट किया था फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इट हाउएवर ब्रोक डाउन इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट किया था, बहुत सारे देशों ने अडॉप्ट किया था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में जाके खत्म हुआ था, तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था, यहाँ पे ये सिस्टम इंडिया में टूट गया, खत्म हो गया, लोगों ने इसे यूज करना बंद कर दिया। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम था was found suitable for underdeveloped countries which could not afford the luxury of full gold standard। तो इन्होंने बोला कि ये जो स्टैंडर्ड था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल था, बहुत ज्यादा सही था, क्योंकि ये जो देश थे इनके पास इतना ज्यादा गोल्ड रिजर्व नहीं था। दे के नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ फुल गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि इस सिस्टम में क्या था कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी कि वो अपनी इंटरनल करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट करें ताकि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा मीट आउट किया जा सके। मतलब सरकार ने ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी। अब तक हमने जितने सिस्टम पढ़े, हर सिस्टम में पब्लिक कॉन्फिडेंस इसलिए आता था लोगों के पास क्योंकि सरकार कहती थी कि हम चाहे पेपर करेंसी हो चाहे टोकन मनी हो, हम उसे जब जरूरत पड़ेगी गोल्ड में एक्सचेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ नहीं था, सरकार ने कोई कन्वर्जन की जिम्मेदारी नहीं ली थी। लेकिन सरकार ने कुछ जिम्मेदारी ली थी। वो क्या ली थी कि ऑन द कॉन्ट्ररी जो गवर्नमेंट थी अंडरटेक्स टू कन्वर्ट द लोकल करेंसी इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री बेस्ड ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग द फॉरेन पेमेंट्स। तो सरकार ने एक जिम्मेदारी ये ले ली कि चलो हम गोल्ड में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि भाई हमारे पास इतना गोल्ड है नहीं, लेकिन हम आपकी करेंसी को उस देश की करेंसी से कन्वर्ट कर सकते हैं या कर देंगे जिस देश में गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिवेल कर रहा है, ताकि आप उस देश की करेंसी, वैल्यूएबल करेंसी को लेकर के आप फॉरेन में पेमेंट्स कर सकें। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि 10 अंडर द गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड द इंटरनल करेंसी हैज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ गोल्ड। तो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में जो आपके देश के अंदर इंटरनली जो करेंसी सर्कुलेट हो रही है वो डायरेक्टली गोल्ड से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि सरकार उसे गोल्ड में कन्वर्ट करने से रही। सरकार ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। ठीक है, but the internal currency is linked at a fixed exchange rate with the currency of another country which itself is convertible into gold। तो इन्होंने बोला कि आप क्या कर सकते हो, हम आपके देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से कन्वर्ट कर देंगे, तो वो जो दूसरे देश की करेंसी आप एक्सचेंज करके अपने पास लोगे वो करेंसी आप गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हो। क्योंकि भाई हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन दूसरा देश तो कन्वर्ट कर रहा है ना, उसके पास तो भाई गोल्ड भी है और पैसे भी हैं, तो आप वो करेंसी लेकर के आप कन्वर्ट करा सकते हो गोल्ड में, पेमेंट कर सकते हो। Under this system, the government gives an undertaking to convert the internal currency at a fixed rate into foreign currency, which is further convertible into gold। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक अंडरटेकिंग दिया, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हम इंटरनल करेंसी को कन्वर्ट करेंगे फिक्स रेट में एक फॉरेन करेंसी में, ताकि आप इस फॉरेन करेंसी को बाद में चल करके गोल्ड में कन्वर्ट करा सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड कैन अज्यूम ऑफ टू फॉर्म्स। ये दो फॉर्म में था। पहला इन्होंने कहा जो गोल्ड रिजर्व था आर नॉट केप्ट विद इन द कंट्री। जो गोल्ड रिजर्व था वो देश के अंदर नहीं था। टू मीट इट्स गोल्ड रिक्वायरमेंट, country on the gold exchange standard depends on the gold reserves of the country with whose currency it has linked its own currency। तो जो गोल्ड रिजर्व था वो देश के अंदर नहीं था, और सर देश ने क्या किया था एक्चुअली में, अपनी गोल्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को पूरी तरीके से
दूसरे देश की गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर डिपेंड करा दिया था कि हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास गोल्ड का रिजर्व नहीं है, अगर आपको गोल्ड चाहिए तो हम एक फिक्स्ड रेट में आपकी करेंसी को दूसरे देश की करेंसी, दूसरा देश वो देश है जो एक्चुअली में गोल्ड स्टैंडर्ड को प्रिवेल कर रहा है, उससे हम एक्सचेंज करा देंगे ताकि आपको जरूरत पड़े तो आप गोल्ड ले सकें उस देश से, ना कि अपने देश से। आगे इन्होंने कहा, द कंट्री ऑन द गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड्स keeps some of its reserves in the form of foreign exchange in the country with whose currency its own currency stands alike। इन्होंने कहा कि जो देश गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है वो कुछ फॉरेन एक्सचेंज या कुछ रिजर्व्स को फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्मेट में अपने पास रखता है इन द कंट्री विथ हुज करेंसी इट्स ओन करेंसी स्टैंड्स लाइक, मतलब जिस देश में फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्जन की बात कर रहा है उस देश की करेंसी को वो रिजर्व में रखता है, ठीक है, ताकि जरूरत पड़ने पे कन्वर्जन किया जा सके। द कंट्री ऑन द गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड्स, जिस देश ने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को रखा है अपने पास, keeps some of its reserves in the country whose currency its own currency stands like। ठीक है, मतलब समझिए कि मान लीजिए हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि अंडर डेवलप्ड नेशन है जिसने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को लिया और हमें यूएस डॉलर से एक्सचेंज कराना है, तो हम क्या करेंगे कि कुछ पैसा यूएस डॉलर में रिजर्व कर देंगे ताकि हम अपनी करेंसी वहां एक्सचेंज करवा सकें, ठीक है, रिजर्व के फॉर्मेट में। कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, चलिए। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड आर एज फॉलोज, जिसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि सर्कुलेशन ऑफ टोकन मनी एंड इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी। इस सिस्टम में क्या था कि जो गोल्ड कॉइन था वो सर्कुलेट नहीं होता था, ना कि पेपर मनी को हम गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते थे, नॉर इज पेपर मनी कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। The internal currency comprises token money made up of cheaper metals and inconvertible paper money। तो जो देश के अंदर इंटरनल करेंसी चल रही थी वो टोकन मनी में थी, या जो बेसिकली चीपर मेटल का बनता है, या इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। इनकन्वर्टेबल का मतलब जिसे आप गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करा सकते। आगे कह रहे हैं गोल्ड अवेलेबल ओनली फॉर मेकिंग फॉरेन पेमेंट्स, तो जो गोल्ड अवेलेबल था वो सिर्फ फॉरेन पेमेंट्स करने के लिए अवेलेबल था इस सिस्टम में। द गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू मेक गोल्ड अवेलेबल ओनली फॉर मेकिंग द फॉरेन पेमेंट्स, ठीक है। और ये बेसिकली हर जगह पे होता था कि हम आपकी करेंसी को तभी हम गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे या फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप फॉरेन पेमेंट कर सको, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए हम नहीं कन्वर्ट करने वाले। ये तो आज भी होता है ना कि अगर आपको फॉरेन में पेमेंट करना हो तो आप अपनी करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करा सकते हैं। इनडायरेक्ट लिंक विद गोल्ड, इन्होंने कहा कि जो इंटरनल करेंसी था उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था क्योंकि डायरेक्टली वो कन्वर्ट नहीं हो सकता था, ये एक्सचेंज हो सकता था गोल्ड में, लेकिन ये कन्वर्ट हो सकता था फिक्स्ड रेट में, ठीक है, इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री विच इज ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, ये उस देश की करेंसी में फिक्स रेट में कन्वर्ट हो जाता था जो एक्चुअली में जो देश गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा था। अगला है एब्सेंस ऑफ अ फ्री गोल्ड मार्केट, कोई गोल्ड मार्केट नहीं था उस जमाने में। इस सिस्टम में इन्होंने कहा देयर इज नो फ्री मार्केट फॉर गोल्ड, द गवर्नमेंट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द गोल्ड मार्केट, नो वन कैन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट गोल्ड, तो कोई गोल्ड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता था, सरकार रेगुलेट करती थी इस गोल्ड मार्केट को, ठीक है। पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड आर एक्सेप्टेड आइदर इन गोल्ड और इन द करेंसीज बेस्ड ऑन गोल्ड, तो विदेश से जो भी पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता था, क्योंकि पेमेंट करने के टाइम भी वही था, एक्सेप्ट करने के टाइम भी वही सिस्टम था कि या तो गोल्ड में आप पेमेंट करो या तो उस देश की करेंसी में आप पेमेंट करो जो बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है, जहां पे इजिली उनकी करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट कर देती है वहां की सरकार। आखिरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड इन एन इनडायरेक्ट मैनर बाय द प्राइस ऑफ गोल्ड, ठीक है। इस सिस्टम में क्या था कि गोल्ड इज नाइदर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नॉर एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। इस सिस्टम में गोल्ड को न मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया गया था न स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, ये दोनों प्राइमरी फंक्शन है मनी के, इन दोनों फॉर्मेट में यूज नहीं किया गया था। बट इवन देन the prices of all goods and services are indirectly determined by the prices of gold। लेकिन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो इनडायरेक्टली गोल्ड में ही डिटरमाइन की जाती थी।
दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि ये जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड है, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्या मेरिट्स थे और क्या डीमेरिट्स थे इस गोल्ड exchange standard की। Thank you so much for watching this video. Have a good day and all the best for your examinations.